नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 यहाँ पर बात करता है अवसर की समानता के बारे में। ठीक है, अवसर की समानता किस प्रकार से यहाँ पर सुनिश्चित होगी और अगर अवसर की समानता है तो जातियों के आधार पर जो आरक्षण मिलता है वो किस प्रकार से संभव यहाँ पर होता है। तो इसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर अनुच्छेद 16 की हेडिंग क्या बोलती है। तो अनुच्छेद 16 का नाम है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन से मतलब क्या है, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट नियुक्तियाँ होती है, उनके विषय में अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से अवसर की समानता सुनिश्चित करता है और क्या क्या प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पहला बिंदु अनुच्छेद 16 का बताता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है कि राज्य के अधीन किसी भी नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, चलिए दूसरे बिंदु की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 का बिंदु 2 बताता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना ही उससे विभेद किया जाएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ इसी आधार पर कि आप किसी स्पेशल धर्म के हैं, स्पेशल जाति के हैं, लिंग के हैं, या फिर आपका जो जन्म स्थान है वो कोई स्पेसिफिक राज्य या फिर स्पेसिफिक स्थान पर है, तो सिर्फ इसी के आधार पर आपको किसी वैकेंसी के लिए अपात्र नहीं घोषित किया जा सकता और ना ही इसके आधार पर आपसे कोई भेदभाव किया जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 16 का बिंदु 2। चलिए अब हम बात करते हैं बिंदु क्रमांक 3 के बारे में। देखिए, बिंदु क्रमांक 3 का अगर मैं सार निकालूं तो ये बात करता है निवास के विषय में। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। इसको अगर बात करें तो अनुच्छेद 16 का बिंदु 3 बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई प्रावधान करती है। ठीक है, अब इस अनुच्छेद को अगर समझने की कोशिश करें तो ये अनुच्छेद ये बोलता है कि संसद जो होगी वो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर अगर कोई नियुक्ति निकल रही है तो कोई स्पेशल नियुक्ति में वो वहाँ पर निवास के संबंध में प्रावधान कर सकती है कि इस नियुक्ति में आपको स्पेशल राज्य का ही निवासी होना चाहिए या फिर स्पेशल राज्य के अगर मूल निवासी हैं तो ही आप इस नियुक्ति में वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के प्रावधान संसद कर सकती है और इसमें इस अनुच्छेद के जो पहले के भाग हैं वो इसमें कोई भी बाधा नहीं बनेंगे और इस प्रकार की कोई भी विधि बनाने से संसद को यहाँ पर नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि निवास के विषय में प्रावधान करने की जो शक्ति है वो संसद के पास यहाँ पर आ जाती है। चलिए अब अगले बिंदुओं को समझते हैं। तो अनुच्छेद 16 का बिंदु 4 जो है वो बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिक, ठीक है, पिछड़े हुए नागरिक, यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो दो तरह के पिछड़े हुए नागरिकों के बारे में बात करता है। एक है शैक्षिक रूप से और एक है सामाजिक रूप से। आजकल तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के भी बारे में यहाँ पर प्रावधान देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर जो अनुच्छेद 16 का बिंदु 4 है ये बताता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, मतलब राज्य को अगर लग रहा है कि कुछ पिछड़े हुए वर्ग हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में बहुत कम है तो वो उनके लिए नियुक्तियों में या पदों के लिए आरक्षण कर सकता है। जैसे कि आजकल हमें ST, SC, OBC या फिर आजकल जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण देखने को मिलता है। तो ये इसी आधार पर यहाँ पर आरक्षण देखने को मिलता है जो कि अनुच्छेद 16 के बिंदु 4 के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। तो अगला बिंदु है अनुच्छेद 16 का बिंदु 4 के अंतर्गत का बिंदु। ठीक है, ये यहाँ पर शुरुआत से ही इसमें नहीं जुड़ा था, इसको 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा यहाँ पर इस अनुच्छेद में जोड़ा गया। चलिए इस अनुच्छेद को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो ये बिंदु बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित
प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बिंदु ये बोलता है कि सबसे पहले तो ये बात करता है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में, मतलब अनुसूचित जाति और जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में सरकार को लगता है कि यहाँ पर इनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो ये यहाँ पर इसके अधीन जो पारिणामिक ज्येष्ठता होती है, पारिणामिक ज्येष्ठता का मतलब क्या होता है, ये होती है सीनियरिटी। जैसे कि जो व्यक्ति सेवा में सबसे पहले ज्वाइन किया तो वो सबसे सीनियर हो जाएगा, उसके बाद जो ज्वाइन किएगा वो उसका जूनियर हो जाएगा, और जो सबसे लास्ट में ज्वाइन करेगा वो वहाँ पर उसका सबसे जूनियर रहेगा। तो इस प्रकार की जो सीनियरिटी रहेगी, तो उस सीनियरिटी में भी एसटी और एससी की अलग से वहाँ पर सीनियरिटी काउंट की जाएगी। और जो प्रोन्नति होगी, प्रोन्नति मतलब जो प्रमोशन होगा, उसमें भी एसटी और एससी के लिए वहाँ पर कुछ पद आरक्षित रहेंगे। इस बिंदु का अगर सार निकालें तो ये बिंदु बोलता है कि जो प्रमोशन होंगे उसमें एसटी और एससी को वहाँ पर आरक्षण दिया जा सकेगा। तो प्रमोशन में आरक्षण का जो प्रावधान है वो प्रावधान करता है अनुच्छेद 16(4) का बिंदु का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु है अनुच्छेद 16(4) का बिंदु खा। ठीक है, बिंदु खा जो है, चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझेंगे। ये बिंदु बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या फिर खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण, अभी पिछले बिंदु जो हमने समझे थे बिंदु 4 और 4 का, जो कि वहाँ पर जो पिछड़े हुए वर्ग हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के जो वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण के प्रावधान करते हैं, तो उसके अधीन अगर कोई आरक्षण के लिए कोई उपबंध किया गया है तो उसके अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं कोई जो पद है जो उन बिंदुओं के अधीन यहाँ पर आरक्षित है, किसी बात के वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही है उस वर्ष की कुल रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये बात जोड़ी गई थी 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। ठीक है, अगर इसका सार निकालें तो इस बिंदु का पूरा सार ये कहता है कि जो अधिकतम 50% आरक्षण की जो सीमा है वो यहाँ पर एसटी एससी या फिर जो बैकलॉग के पद हैं उन बैकलॉग के पदों में 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा की बाध्यता नहीं होगी। चलिए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, तब आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम बात करते हैं कि अगर कोई एक साल है, ठीक है, अगर उस साल में टोटल किसी डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसी निकलती है, जिसमें से हम मानते हैं कि एससी की 20 निकलती है, ठीक है, एसटी की भी हम मान लेते हैं कि ये भी 20 वैकेंसी थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबीसी की हम मान लेते हैं 10 वैकेंसी, और फिर जो अनरिजर्व्ड था उसकी मान लेते हैं हम यहाँ पर टोटल 50 वैकेंसी। तो हमने क्या देखा कि टोटल 100 वैकेंसी में से 50 वैकेंसी यानी कि 50% वैकेंसी यहाँ पर आरक्षित हो गई। अब होता यह है कि एससी की इस 20 वैकेंसी में से हम मान लेते हैं कि 15 वैकेंसी खाली रह जाती है, और यही होता है एसटी के साथ, इसमें से भी 15 वैकेंसी खाली रह जाती है। तो टोटल 100 में से 15 वैकेंसी यहाँ पर खाली रह गई। अब हम ये मानते हैं कि एक दूसरे साल में, अगले साल में इसी अनुपात में यहाँ पर वैकेंसी निकलती है, ठीक है, 20, 20, 10, और ये हो गई अनरिजर्व्ड की 50, और पहले से 30 वैकेंसी यहाँ पर खाली है जो कि सिर्फ इन्हीं वर्गों के द्वारा भरी जा सकती है। तो 30 वैकेंसी यहाँ पर हो गई पहले से एसटी और एससी की। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टोटल 50 तो ये हो गई और 30 हो गई ये पहले वाली, टोटल हो गई 130 वैकेंसी, जिसमें से कि 80 वैकेंसी यहाँ पर आरक्षित हो गई। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि ये तो 50% से अधिक हो गया, क्योंकि इसका 50% होना चाहिए 65। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि आरक्षण जो होगा वो अधिकतम 50% से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसका तो यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो बैकलॉग के पद हैं उनको आप अलग से काउंट कर सकते हैं कि भैया ये जो इस साल वैकेंसी निकल रही है इसमें काउंट नहीं करेंगे, ये एक अलग से वर्ग होगा, और इसमें जो 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा है इसको यहाँ पर अवधारण किया जा सकता है, इसको यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 16 का बिंदु 4 का, जो बात करता है बैकलॉग पदों के बारे में। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की हम चर्चा करते हैं। अगला बिंदु अनुच्छेद 16 का बिंदु 5 ये बात करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या फिर उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर ये बताता है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है, कोई सांप्रदायिक संस्था है जो कि सरकार के अधीन है, और गवर्नमेंट वहाँ पर किसी पद के लिए कोई नियुक्ति कर रही है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझें कि कोई मंदिर है, अब उस मंदिर में अगर किसी पंडित की नियुक्ति हो रही है या फिर उस मंदिर के किसी प्रशासन में जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पद पर नियुक्ति हो रही है,
तो गवर्नमेंट वहाँ पर स्पेसिफिक कर सकती है, प्रावधान कर सकती है कि भैया मंदिर हिंदू धर्म का है तो यहाँ पर जो भी नियुक्तियाँ होंगी वो हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्तियों की ही होगी। अब इसमें कोई दूसरे धर्म का, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि यहाँ पर तो अनुच्छेद 16 का पालन नहीं हो रहा है और अवसर की समानता नहीं दी जा रही है और धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, सरकार यहाँ पर इस प्रकार के प्रावधान बना सकती है कि किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं में कोई नियुक्ति किसी विशिष्ट धर्म मानने वाले व्यक्ति की ही हो सकती है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 16। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।